जी। तो मैंने ये पढ़ा था, लिखा हुआ भी है कि जो हमारे नक्षत्र हैं, उसमें जैसे अश्विनी नक्षत्र है, तो ये आदि नाड़ी का हम्म। है ना? ठीक है। तो 3-3 नक्षत्र उसी के दे दिए हैं इन्होंने। जी। आदि, देखिए मध्यम, देखिए, नाड़ी अंत। नाड़ी के लिए क्या है? नाड़ी बेसिकली जो हमारे शरीर में जो तत्व रखे गए ना, जी, को आम शब्दों में कहो कि प्रकृति विशेष की, जी, 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 वो जी। बताती है आदि, अंत और मध्य वाली नाड़ी। या ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे तत्व हैं जो बर्दाश्त करने की हद देते हैं, खाना पचाने की हद देते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह हाँ, की बातों को नाड़ी से हाँ, देखा गया है। और जो पहले विद्वान थे ना, वो नाड़ी वो जो हाथों से देखते थे, वो ये भी एक रीजन रहा है। और उनके अकॉर्डिंग 3 प्रकार की होती है, यहाँ कुछ ज्यादा दी गई है, तो खैर अभी उस पर भी चितन जी बात को करेंगे। धीरे समय में पकड़ रहा है, 5 कुछ मिनट चीजें में चल खत्म रही थी। करके ध्यान करने। अश्वनी नक्षत्र की जैसे बात अभी हमने शुरुआत की थी। बात करिए आपसे, तो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं कहूँगा, 30-40 सेकंड के लिए पकड़ पाया, चला गया। कर लो। जैसे पहले हम नाद पकड़ते थे ना, नाद बहुत सूक्ष्म, बहुत स्थूल है, चैतन्य बहुत सूक्ष्म है, बहुत 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 मतलब अल्टीमेट चीज़ है चैतन्य। तो जिस टाइम में दिनेश जी की योग क्लास भी चल रही है क्या? नहीं, मैंने वो कर दिया, अनम्यूट कर ठीक है दिया। सर। हाँ, तो अश्वनी की बात हम कर रहे थे। और अश्वनी में 4 चरण होंगे, जैसे हम जानते ही हैं सब। जी, तो उसमें जो नाम दिए गए हैं, चू, चे, चो और ला, मेष राशि के नाम है। और अगर आप अश्वनी के नक्षत्र में हैं और चारों चरण आपके आ गए, तो वो मैंने तरीका बता ही दिया था, धर्म अर्थ काम त्रिकोण वाला, वो आप सब जानते हैं। अश्व आपका सिग्निफिकेशन, या ये मान लो कि योनि अश्व की है, क्योंकि अश्वनी नक्षत्र से बना है। जैसे मैंने बताया, ट्विंस हो सकते हैं। और क्योंकि अश्व है, तो लगेज नहीं लेना पसंद करते हैं, क्योंकि खाली रहते हैं, और संदेश वाहक का काम करना बहुत पसंद करते हैं। मैसेंजर बहुत अच्छे हो सकते हैं, और फिजिशियन बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये सारी सिम्टम्स उससे मिलते हैं। दौड़ने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। देवगण माना गया इनको, ठीक है। और आदि नाड़ी दी गई है। और तत्व जो है अग्नि तत्व है, क्योंकि आप देख रहे हैं मेष राशि में तत्व आ रहे हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा विस्तार तक जाने वाली बात है। भरणी में ली, लू, ले और लो अक्षर आते हैं, आप जानते हैं। दोनों का मालिक मेष में ही आएगा, मंगल है, वो सब ठीक है। क्षत्रिय है पहला। पहला जो होता है वो क्षत्रिय होता है, दूसरा जो है आपका वैश्य, फिर शूद्र, और फिर लास्ट में ब्राह्मण है। राशियों को ऐसे देखा गया है, ठीक है। तो कर्क राशि जो है वो बेसिकली जो है वो विप्र यानी कि ब्राह्मण की राशि मानी गई, ठीक है। और जबकि वैश्य के लिए 2 नंबर, दैट इज वृषभ राशि मानी गई। तो वृषभ राशि वालों की जो मेन टेंडेंसीज होगी वो वैश्य प्रवृत्ति की होगी। और मेष वाले की जो होगी वो अधिकतर क्षत्रिय, लड़ने भिड़ने का शौकीन, मंगल से रिलेटेड है, आप जानते ही हैं। तो इस तरह से हमें समझना है। और आगे चलें तो जो भरणी नक्षत्र वाले हैं, इनकी योनि है गज योनि, से रिलेटेड है। भारी भरकम शरीर वाले, थम थम करके चलने वाले। और इसके लिए कहा जाता है कि जो लेडीज आवाज करते हुए चलती है, उसको भरणी नक्षत्र से देखा गया है, या उसको भरणी स्त्री में रखा गया है। और मनुष्य गण इसको माना गया है। पहला वाला देवगण था, ये मनुष्य गण है। और तीसरा जो है वो आएगा आपका राक्षस गण, जो कि कृतिका नक्षत्र में होगा। और इंटरेस्टिंगली कृतिका नक्षत्र आत्मा का रिलेशन दिखाता है, लेकिन कृतिका का सिर्फ एक ही चरण मेष राशि में आएगा, बाकी 3 चरण वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो वहां पर वो जो है गण राक्षस गण की प्रवृत्ति है। राक्षस यानी लड़ने भिड़ने, छीनने छानने में एक्सपर्ट। तो ये इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखिएगा कि कृतिका नक्षत्र वाला राक्षस गण का होता है। ये बहुत अलग बात देखने में आ रही है। जबकि हम क्या कह रहे हैं कि यार सूर्य का नक्षत्र है तो बढ़िया होगा, लेकिन यहाँ राशि खेल रही है, राशि मेष की। तो मेष राशि का व्यक्ति सूर्य के नक्षत्र वाला राक्षस प्रवृत्ति का है। वहीं भरणी की अगर बात करते हैं, मेष राशि में भरणी नक्षत्र में व्यक्ति मनुष्य की योनि वाला है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, थोड़ा डेप्थ में जाने की बातें हैं। टेंडेंसीज जैसे मैंने कुछ बताई हैं, इसके अलावा बहुत सारी होंगी। नक्षत्र को जितना हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा। अब कुछ लमसम 2 चीजों के लिए हम रखते हैं, तो व्यक्ति कैसा होगा और कार्य कैसा करेगा। तो मेष राशि वाले का मैंने आपको बता दिया कि अगर अश्विनी का है तो कैसा, भरणी का है तो कैसा, और कृतिका का है तो कैसा। अब कृतिका कट करना आता है, तो ये व्यक्ति क्या हो सकता है? संबंधों को तोड़ने में माहिर, राक्षस प्रवृत्ति है, छीनने में माहिर। और आप देख रहे हैं कि कृतिका नक्षत्र है, लीडरशिप क्वालिटी वाला, क्योंकि सूर्य है मेष, मंगल का, कमांडर के घर में राजा है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है, और जितना डीप जाएंगे उतना बारीक पकड़ते चले जाएंगे। दूसरी राशि की बात करें तो कृतिका का पहला नक्षत्र है ही, वो आपको बता ही दिया। दूसरा रोहिणी है, और रोहिणी का मैंने एक खास क्वालिटी बताया कि पोषण से संबंधित है। खाना बहुत अच्छा बनाएगा, बिना बोले आपकी बातें समझ जाएगा, और आपको
हमेशा दुख दर्द में मदद करेगा। इसका एक और हिंट मिलता है, चंद्रमा की 27 पत्नियों में चंद्रमा सबसे ज्यादा जो है वो रोहिणी को पसंद करते हैं। क्यों? अक्सर ये सवाल आता है, वो उसकी 27 पत्नियां हैं, वो रोहिणी को ज्यादा पसंद क्यों करता है? और ये भी कह सकते हैं कि चंद्रमा रोहिणी में सबसे ज्यादा समय बिताता है, इसलिए वृषभ राशि बड़ी होती है। वृषभ राशि को लगभग जो है 128 मिनट दिए गए हैं, जबकि अन्य राशियों को लगभग 120 मिनट के आसपास दिया गया है। इससे सोचा जाना चाहिए ना कि चंद्रमा को रोहिणी क्यों पसंद है। सर ये नक्षत्र में साथ ही साथ इसकी नाड़ी भी बता सकते हैं? अब जैसे आपने बताया है, तो अब अश्वनी में कौन सी नाड़ी बैठेगी? आदि। और अंत्य। इस तरह से भरणी में? मध्य। हाँ, और कृतिका में? अंत्य। अंत हो गई। तो अब जैसे रोहिणी, तो ये क्या वो बैठेगी रोहिणी आदि? भी अंत में ही है। रोहिणी अंत में है? हम्म। अच्छा अच्छा। अब मैंने जो प्रश्न किया कि वो क्यों उसमें करता है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो रोहिणी बहुत जवान है इसलिए, ये भी माना जाता है ना, शुक्र जी। चंद्र का रिलेशन है। ऐसा नहीं, रीजन ये है कि उसको बिना बोले वो सब समझ जाता है। रोहिणी वाला व्यक्ति बिना बोले सब समझ जाता है, इसलिए वो बहुत पसंद करता है। उसको बताना नहीं पड़ता कि चंद्रमा को कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे, ठीक है। जबकि अन्य नक्षत्रों में ऐसा नहीं है। और चंद्रमा को 27 जो दक्ष की बिटियां मानी गई है, नक्षत्र को जो कहा गया है, संज्ञा दी गई है, वो रोहिणी को बहुत पसंद करते हैं। वो एक रीजन है कि उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो बिना बहुत समझ जाते हैं। इसमें एक रीजन ये भी हो सकता है कि हेलो, जी, इसमें एक रीजन ये भी हो सकता है किशोर जी कि इस टाइम में रोहिणी नक्षत्र का उदय होता है, उस समय भूमध्य के ऊपर आती है कर्क राशि। ये भी एक रीजन हो सकता है, इसीलिए संभवतः शायद चंद्रमा वहां ज्यादा समय गुजार रहा है, ये भी एक ज्यादा समय गुजारता है, उसको समय ज्यादा मिलता है वहां पर। लेकिन मैं और एक कहीं ना कहीं शास्त्रों नहीं, से और भी रिलेटेड बहुत जो सारी मैं बता हाँ रहा हूँ कि वो हाँ, ये एक बहुत सारी कॉम्बिनेशन है। वजह। हाँ, एक और ये भी भी बहुत कि होंगी सर, बहुत सारी हाँ, वजह होंगी, लेकिन इसमें एक इसीलिए उसके पास लमसम समय अगर हम ज्यादा कहें होता तो है। रीजन ये है। और एक और जो रीजन दिखता है कि एक तो वो अपना बेस्ट प्रदर्शन वहां पर करता है। हाँ, सूर्य भी बेस्ट पर्सन वही करता है, सूर्य भी, क्योंकि सूर्य का तेज बहुत प्रबल होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये एक वो है समझने का। अब सूर्य क्यों अच्छा कर रहा है, क्योंकि सूर्य की रोशनी चंद्रमा ले रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो एक वजह है। और इसलिए रोहिणी नक्षत्र की इंपॉर्टेंस ही शास्त्रों के द्वारा ज्यादा दी गई है, और रोहिणी को काफी अच्छा रत्न गिना गया। हालांकि ऑल द बेस्ट तो पुष्य को माना गया, राजा जो है पुष्य को दिया गया है ऑफ कोर्स, लेकिन लेकिन अगर देखें तो रोहिणी भी एक अच्छी क्वालिटी का नक्षत्र अच्छा, माना एक जाता चीज है। बताइएगा, अगर रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा हो या रोहिणी नक्षत्र में लगन हो, तो क्या फर्क पड़ता है इस बात का? सर लगन तो बॉडी को दिखाएगा ना, लगन बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। चंद्रमा मन का कारक है। अगर दोनों है तो आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों सेट है। कृष्ण भगवान थे ना, जी। बाहर से भी शुक्र, अंदर से भी शुक्र, वो मतलब हर रूप में खुश है वो, उसको कोई तनाव, आप देखिए हमेशा मुस्कुराता मिलेगा, आप बहुत कम उनको क्रोधित देखेंगे, ठीक है। इसलिए माना सही है, गया 16 कला गुप्ता जी संपूर्ण हंस है, रहे हैं हमारे। 16 कलाएं सर अवतार था सर। सर इसीलिए 16 ये कला क्या संपूर्ण है। सर ये क्या, अगर मान लो किसी के लगन का नक्षत्र और चंद्र का नक्षत्र दोनों सेम है, तो सब पे लागू हो जाएगा? नहीं सर, रोहिणी की क्वालिटी अलग है ना, देखो जो नक्षत्र है वो क्वालिटी हावी हो जाती है ना, लेकिन नहीं, अब सपोज हस्त है। नहीं, ये एक बहुत अच्छा योग बनता है। नक्षत्र दशा पे मैंने काम किया था, नक्षत्र और लगन अगर एक ही हो जाए, दोनों का लगन सेम हो जाए, या दोनों का नक्षत्र स्वामी एक हो जाए, बहुत तरक्की करते हैं ये लोग, क्योंकि दोनों को दशा सर मेरे साथ तो दिक्कत से है इकट्ठे वो। मिलती है। सर मेरे साथ तो यही दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आता जी। मेरा चंद्र का नक्षत्र, लगन का नक्षत्र, और उनका स्वामी वो भी लगन में, तीनों का कॉम्बिनेशन लगन में बना हुआ है। हाँ तो अब लेकिन 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 तो लेकिन सर, लेकिन 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 हाँ, बताता हूँ, बुध कमी और क्या चंद्रमा होती है है ना, वो बता दो। बुध और चंद्रमा है ना, जी जी तो बुध और चंद्रमा तो वैसे तो शत्रुता है इनमें, जी जी जी। तो अब बुद्धि पे मन हावी है। नहीं, मैं इसकी एक व्याख्या करना चाहूंगा गुप्ता तो जी। दिनेश जी 2 मिनट। हाँ, तो इसमें किशोर जी, इसको ठीक करने के लिए कोई ऐसा उपाय बता दें कि जिसका उसका यूज मिल जाए, क्या करें? देखिए यहाँ ये देखिए कि आपका जो बुध है वो लग्नेश भी है, जी तो आप जी। बुद्धि को स्ट्रांग रखिए ना, मन को क्यों चला रहे हैं, किसको? बुद्धि को स्ट्रांग रखिए, मन को मत चलायमान करिए ना, बुद्धि पे काम कीजिए।
मन तो बहुत कुछ चाह रहा। तो सर ये बुद्धि को हटाने के लिए कोई उपाय, कोई हटाने सफेद क्यों, का बुद्धि को दान? स्ट्रांग करो यार, बुद्धि अच्छी रखो, उसमें क्या है। नहीं नहीं नहीं, मन को और मन के लिए तो चंद्रमा को कंट्रोल करना पड़ेगा, और चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। ध्यान लगाइए, त्राटक कीजिए, बेस्ट है। सर अगर आपकी ये बातें इसने सुषमा ने सुन ली ना, वाइफ ने, कसम से मेरे पीछे पड़ जाएगी कि मैं भी यही कहती हूँ और किशोर जी ने भी यही तो रिकॉर्डिंग बहुत दिखाने के बहुत बाद बिल्कुल। नहीं, देखिए ऐसा है, पता देखिए ऐसा है ना, हर ग्रह को समझने का एक तरीका है। चंद्रमा चलायमान है, उसमें विचलता है, विकलता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा चंद्रमा को। अब ध्यान लेकिन ये कि आप एक पर्टिकुलर बैठ गए आंख बंद करके, ध्यान ध्यान का मतलब कहीं भी अपने फोकस को डाइवर्ट कर लीजिए। जैसे मैं पढ़ाई में लगा लेता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं पढ़ता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, मैंने ध्यान पढ़ाई में डाल लिया। किसी ने ध्यान गाने में डाल लिया, जब वो गाता है दुनिया भूल जाता है, अपनी उसमें मगन है। ठीक, तो ध्यान का मतलब है किसी एक चीज पे फोकस को लगा देना, उससे परे कुछ नहीं, वो आपका एक्सट्रीम पॉइंट है। एक मिनट किशोर जी, इस बात से सूत्र निकल के आएगा। आपका चंद्रमा कौन सी राशि का है? मेरा सर मिथुन राशि का है, पुनर्वसु का अष्टम भाव। तो आपका ध्यान लगेगा पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि जो बुध की राशि है ना जी, तीसरी राशि, नहीं तो अगर आप भाई उसको साहब की तो कंट्रोल कन्या करना है, चाहिए। भाई साहब उसको की बता, तो कन्या है, वही तो बोल रहा हूँ। उसका बुध का दूसरा रूप है। देखो मिथुन का बुध और कन्या के हाँ, ये बात दो बुध मिनट में आइए। बहुत ज्यादा फर्क है इन दोनों बातों के अंदर ना जी। तो अगर बिल्कुल। उस व्यक्ति, जैसे मेरा वृषभ का, मैं मतलब आपकी इजाजत से बात को समझना चाहता हूँ मैं, मेरा वृषभ का चंद्रमा है और रोहिणी नक्षत्र है, ठीक है, और 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो इसमें से दो चीज पकड़नी पड़ेंगी, या तो मुझे राशि पकड़ लूँ या उसका स्थान पकड़ लूँ। तो जब मैंने स्थान पकड़ा, 12th हाउस को पकड़ा, तो जब ध्यान मैंने उस 12th हाउस की मैं अदृश्य की यात्रा की, तो मेरा वहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है। मेरा कहने का भाव बिल्कुल ये बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। तो जैसे गुप्ता जी का अपना लगन है, तो इनकी बातों में रस आ सकता है, क्योंकि इनके पास बुध है उच्च राशि का। तो अगर ये अपने बातों में लावण्य पैदा कर ले, और मुझे ऐसा लगता होगा कि बातें करते करते गुप्ता जी खो जाते होंगे, उन्हें टाइमलेसनेस, बिल्कुल वेटलेसनेस बिल्कुल सबका बिल्कुल, बाहर नहीं होता। तो कंसंट्रेशन के सबके अपने अलग अलग मायने होते हैं, बस उसको अगर बस आप ढूंढ लेते वही हैं, मैंने समझा। तो वहाँ पे बिल्कुल आप बहुत जल्दी कंसंट्रेट हो जाएंगे अपने आप ही, बिल्कुल स्वतः ही। बिल्कुल। नस्तिक ये है कि हमें हर जो भी हम 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति यहाँ उपलब्ध हैं, हमें सबके चंद्रमा को एनालाइज करें। चंद्रमा सबसे बड़ा कारक है आपको डिस्ट्रैक्ट करने का, तो उसका मन कहाँ लगता है उसको हम पिन पॉइंट कर दें, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा उस पिन पॉइंट के द्वारा अपनी इस कमी को बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल क्यों गुप्ता जी, क्या जी कहते हैं जी आप इस बात बिल्कुल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए एक चंद्र कुंडली बनाई जाती है, स्पेशली चंद्र कुंडली बनाई जाती है कि बिल्कुल इसकी मानसिक स्थिति क्या है बेसिकली। अब आप देखिए लगन और चंद्रमा का अगर दोनों के लॉर्ड अगर आपस में मित्र है, तो व्यक्ति ज्यादा संतुलित मिलेगा, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल एग्री, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। तो चलिए आगे की कहानी चले। तो अभी हमने जी कृतिका की बात कर ली, और कृतिका अगर मान लीजिए वृषभ राशि में है तो राक्षस योनि तो रहेगी, वो आपको पता ही है। और दूसरी बात अंत्य नाड़ी रहेगी, ये भी बता दिया है। अब ये शुक्र के घर में है। अब शुक्र सूर्य के लिए थोड़े से खराब माने गए हैं, और पृथ्वी तत्व यहाँ पर लगेगा, क्योंकि 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। पृथ्वी तत्व बेसिकली राशि जो मानी गई है वो ठहराव वाली राशियां हैं, वहां पर आप ठहर सकते हैं। जबकि अग्नि तत्व में ऊपर की ओर बढ़ता, अग्नि ऊपर की ओर चढ़ती है हमेशा। या आपने सुना होगा कि भाई जब मंत्र जाप करते हैं तो अग्नि ऊपर की ओर बढ़ेगी, पृथ्वी ठहराव देगी। उसके बाद अगर हम आते हैं तो उसके अलावा वायु तत्व, 30 नंबर की राशि, वो हवा में उड़ेगी, यानी वायु आप जानते हैं, समझते हैं। तीसरा है जल। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे के विज्ञान को समझिए कि अगर आपका ग्रह अग्नि तत्व में तो उसका हवन इत्यादि कीजिए, जिसका उपाय आपको करना है, ऑफकोर्स बुरा है तो, ठीक। और पृथ्वी तत्व में है तो पृथ्वी पे रहने वाली वस्तुएं, जो जीव जंतु हैं, उनको खिलाइए, जैसे कि चींटी को, ठीक है, जानवरों को, कुत्ते को, बिल्ली को। वायु तत्व में है तो पक्षियों को दीजिए, उससे रिलेटेड चीजें, दान पुण्य जो भी है, जो अक्सर प्रश्न करते हैं। यहाँ लॉजिक मिलता है नक्षत्रों से, और ये लॉजिक राशियों से नहीं मिलता। तो अब सर ये लगन 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 के नक्षत्र की बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, जो भी ग्रह आपका जिस नक्षत्र में है, वो जिस राशि से रिलेटेड है, उस वो तत्व जो अच्छा 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 अच्छा, उसका उपाय उसके नक्षत्र के हिसाब से करें। हाँ। अब इसको एक और एक्सट्रीम में ले जाता हूँ आपके लिए। देखिए सबसे मजे बात, लगन में 1 नंबर का लगन आया तो वो अग्नि तत्व में है,
धर्म तत्व माना गया है। तो धर्म का मतलब जी दान पुण्य और वन यज्ञ करना। पहले जमाने में यज्ञ होता था बेसिकली, ठीक। जी ये दूसरा भाव खाने पीने का है, पृथ्वी तत्व का है, ठीक है। पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतुओं को खान पान दान करने का है, भूखे को खाना खिलाना, कुत्तों को बिल्ली को खिलाना था। तीसरा वायु तत्व है, वायु तत्व बुध का राशि का है, मिथुन का, तो पक्षियों को साबुत मूंग की दाल वगैरह खिलवाते हैं लोग, या वो बाजरा वगैरह खिलाते हैं ना, वो ही रीजन है, यहाँ से मिलता है क्लू। चौथा जल तत्व, पानी में बहाना, ठीक, या पानी में मछलियों के लिए कुछ डाल देना, या जी पानी के जीव जंतुओं को खिलाना। तो आपका जौन सा प्लैनेट जिस राशि में है और वो अशुभता दे रहा है, उसका वो उपाय है। और हम बहुत बढ़िया। राहु है कर्क राशि में, हम कर रहे हैं राहु के मंत्र। तो मंत्र तो अग्नि तत्व का उपाय है भाई साहब, तो राहु की शांति कैसे होगी? अब कुछ कतिपय नारियल विद्वान बहाना है। बोलेंगे, कुछ कतिपय विद्वान ये भी बोलेंगे जी भाई साहब राहु तो जो है वो उसकी माँ तो सिंही का है, पानी में बहाना चाहिए वगैरह वगैरह। ये वैलिड नहीं है, क्योंकि मेरा राहु तो अग्नि तत्व में है, मैं पानी में बहाऊंगा मुझे कहां से मिलेगा? अगर अग्नि तत्व में 1-5-9 में राहु है, देन मुझे राहु के मंत्र करने से लाभ मिलेगा, लेकिन मैं तो पानी में बहा रहा हूं। अब आप कहो किशोर जी लाल किताब वाले तो यही करते हैं, भाई लाल किताब वाले तत्व मानते ही नहीं है, वो तो एक नंबर इसका लगन मान लेते हैं सबका, बिल्कुल। वो तत्व तो मानते ही नहीं, है ना? जैसे मान लो किसी की कोई ग्रह मेष लगन में है, तो उस मेष राशि में है, तो उसकी अगर हम हवन कराते हैं या उसका फिर हम अगर मंत्र साधना करते हैं, तो उससे वो ग्रह शांत होगा या एक्टिवेट होगा? ये भी एक बड़ा नहीं कंफ्यूजन है। नहीं, पूजा पाठ करने से प्रसन्न होता है ग्रह, ठीक है। शास्त्रों में लिखा है कि पूजा पाठ करने से ग्रह प्रसन्न होता है, प्लीजमेंट है। जैसे अगर हम सूर्य गायत्री यज्ञ करें तो सूर्य को आत्मा को बल मिलता है, यानी सूर्य प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर नेगेटिविटी है तो फिर उसके मंत्र जाप करके उसकी अशुद्धि को निकालना पड़ेगा शरीर से। जैसे अगर सूर्य खराब है तो सूर्य के 27,000 जाप होते हैं, आप सब जानते हैं, वो अगर आप करते हैं गायत्री के साथ, और दशांश अंश की गायत्री होती है आपको पता ही है, यानी 2700 में और 27,000 में 2700 10 हिस्सा और जोड़ेंगे तो लगभग 14,000 15,200 के बीच करीब मंत्र होंगे। तो वो करने से जब आप खुद बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो स्वाहा, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर से सूर्य की वो नेगेटिव एनर्जी चली गई, मंत्र जाप करने से ये मतलब है, ठीक है। चालीसा पढ़ना, बीजों के मंत्र, तांत्रिक मंत्र करना, वो एक अलग पैरामीटर्स हैं। ये मैं सिंपल, अगर किसी को डर लगता है आप उसको हनुमान चालीसा पढ़ने को बोलो, उसको डर लगना कम हो जाएगा, बिकॉज हनुमान चालीसा के जो अक्षर हैं वो आपके तीसरे भाव को एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि तीसरे भाव का कारक है मंगल, साहस बढ़ जाएगा तो आपको डर कम लगेगा, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट अलग है, चालीसाएं अलग, स्तुति अलग, वंदना अलग, और जो पूजा जो हम करते हैं ना, ये चमचागिरी है बेसिकली, सीरियसली बता रहा हूँ, पूजा करना ये चमचागिरी, प्रेजिंग ना, प्रेज कर रहे हैं आप कि हे देवी तुम ऐसी हो, तुम बड़ी महान हो, ये पूजा है, ठीक है। तो इसलिए ये कहा गया है कि पूजा करने का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया कि पूजा किन की करो, जिनसे आपको गरज है। इसलिए वो कहते हैं कि तामसिक देवताओं की पूजा मत करो भाई, सात्विक, क्योंकि सात्विक देवता हमें बुद्धि चाहिए, तो मैं सरस्वती की आराधना करूंगा कि सरस्वती माँ आप बुद्धिमान है, बुद्धि देती हैं, मुझे दीजिए, दैट इज बटरिंग ना। लेकिन अगर मैं तामसिक देवता चामुंडा देवी की पूजा करूं तो मुझे विद्या नहीं मिलने वाली, ठीक है। प्रे शब्द जो है प्रेज से बना है अंग्रेजी से, वो एक कॉन्सेप्ट है, आपको प्लीज खुश करना है उसको, जब आप ये समझेंगे तब तो ये आप हमने समझ लिया नक्षत्र की वजह से कि भाई आपको जिस तत्व में ग्रह है अगर शांति करनी है तो उसको उससे रिलेटेड फील्ड में करनी पड़ेगी, बढ़ाना है तो उसको अकॉर्डिंग ही बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जी मैं राहु मेरा तुला का था और मैंने पानी में बहा दिया। अब आप कहेंगे लेकिन किशोर जी फर्क तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, एग्रीड, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता है जो वाकई पढ़ना चाहिए। और लाल किताब वाले क्या करते हैं, वो तत्वों को बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं। जैसे 8वें घर में अगर आपका चंद्रमा गया जैसे मेरा है, तो वो बोलते हैं शमशान घाट का पानी घर पे ले आइए, 8वां घर शमशान घाट है, चंद्रमा पानी है, आप अपने घर पे ले आए तो आपका मृत्यु घर पे आ गई, यानी आपको अब डेथ बाहर नहीं होगी, डेथ का डर नहीं रहेगा, वो ये कह रहे हैं। तो कारकों का बड़ा सर सही, ये राहु का जो वायु तत्व में क्या होगा अगर तुला में है राहु? पक्षियों को कुछ खिलाइए ना, अच्छा, पक्षियों को बाजरा, ठीक है, ठीक है, जौ ठीक है, राहु जौ है।
और इसलिए 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 मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, तुला राशि का राहु जब 7वें घर में होता है बेसिकली वायु तत्व का, तो ये कहा गया है कि आप परोठा बना के पक्षियों को छोटे छोटे टुकड़े में खिलाइए। परोठा क्यों? मंगल की हेल्प ली जा रही, मंगल राहु को दबा लेता है, शादी में प्रॉब्लम होना किसी की, तो उसको बोले छोटे मीठे परोठे बना, छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को खिला दे। वायु तत्व है ना तुला राशि में। और इंटरेस्टिंग और बात बताता हूँ आपको, श्री रामचंद्र जी का मंगल जो है वो 7वें घर में है, ठीक, पृथ्वी तत्व का है, हाँ ठीक, लेकिन 7वां घर तुला राशि का है काल पुरुष में, वायु तत्व। तो वायु तत्व यानी वायु के पुत्र पृथ्वी में उनको मिले हनुमान मंगल के रूप में। आप देखो सिंपल कोरिलेट हो रहा है ना, वायु का पुत्र धरती पे इस व्यक्ति को मिला, और 7वां घर है तो पत्नी को मिलाने के लिए मिला है। वायु तत्व भी आ गया, पृथ्वी भी आ गई, मंगल भी आ गया। और सर ये अग्नि तत्व में राहु का क्या उपाय बताया था? उसका हवन, राहु का हवन। अगर खराब है तो मंत्र जाप करना पड़ेगा उसकी शांति के लिए, और अगर अच्छा है तो उसकी समिधा को अग्नि को अर्पण कीजिए। इसलिए जो हमारे जो वैदिक विद्वान हैं वो जौ, काले तिल, मखाने, बतासे सब मिला के आहुति दिलवाते हैं सभी ग्रह के लिए, सब ग्रह प्रसन्न करने। सर एक चीज जो कि सबके लिए है कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है चांदी का कड़ा पहन लेते हैं राहु के लिए, तो वो कहाँ तक सही है? नहीं नहीं, देखिए राहु को समझना पड़ेगा, राहु बेसिकली कंट्रोल होता है शास्त्रों में मंगल से। अच्छा, अब मंगल हाथ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, चांदी दैट इज ऑल्सो शत्रु ऑफ राहु। जी जी। अब हाथ में यानी मंगल और चंद्रमा की बल से आप राहु को हरा रहे हैं, ये रीजन है। तो सर इसमें कोई भी अब जैसे कन्या लगन में मंगल तो उसका शत्रु है, और उधर आप मंगल को राहु के लिए दबाने के लिए कर रहे हैं। नहीं तो अगर वो नहीं देखिए हाथ जो है ना कारक के रूप में वो मंगल से रिलेटेड है ना, राशि वहां कुछ भी पड़ रही है, वो राशि तो आपकी सोच में जाएगी, लेकिन बॉडी के हिसाब से देखो तो मंगल हाथ का प्रतिनिधित्व करता है ना, इसलिए हाथ, क्योंकि शरीर में हम वो चीज को धारण करा के कारक का फायदा ले रहे हैं ना। अब जैसे लगन में यहाँ टीका लगाओ पीला तो गुरु आ गया जी, लाल लगा तो मंगल आ गया। तो यहाँ पे अगर वो अकारक है ग्रह मंगल, हाँ, और उपाय राहु का कर रहे हैं तो फल नहीं देगा, क्या नहीं देगा, फल नहीं देगा। नहीं तो उसका देखो वो सिर्फ वैलिड कब होगा, वो मेष लगन में वैलिड होगा ना उपाय सिर्फ, और लाल किताब यही तो, लाल किताब वाले यही तो करते हैं, वो मेष लगन ही तो ले रहे हैं ना भाई। मेष लगन में थर्ड हाउस कारक मंगल बनेगा, हाथ है बस, अन्य लग्नों में तो बदल जाएगा ना, हालांकि मेन कारक मंगल ही रहेगा लेकिन हर एक कुंडली में अलग हो जाएगा, इसीलिए तो तत्व की इंपॉर्टेंस ही है। अगर तत्व की इंपॉर्टेंस ना हो, अब आपने ये भी सुना होगा भाई साहब कि शादी के बाद बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं, हाँ सुना होगा ना। तो 7वें घर का तत्व देखिए, आपके तत्व का बिल्कुल एंटी होता है हमेशा जी। लगन 1 नंबर का है, उसका वायु शत्रु है 7वां तुला, कोई सा लगन उठा लो। नहीं किशोर जी, नहीं एक मिनट, इसका सहायक नहीं होगा अगर अग्नि तत्व, तो अग्नि को जलाने के लिए क्या चीज चाहिए? वायु। सर देखिए समझिए बात को, सहायक तत्व की बात अलग है, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो पॉजिटिव है दूसरे के अंदर वो नेगेटिव है, दोनों मिलकर 0 हो गए, ये वाली बात है। और सामने की राशि जो है वो अपनी ऊर्जा वहां से लेती है, लेकिन वो है तो मेरी शत्रु राशि, विपरीत राशि, किसी भी घर को देखो आप, हाँ विपरीत राशि बनेगी, ठीक है ना। तो वो तत्व विपरीत तत्व है बेसिकली, राशि का मतलब यहाँ तत्व से है। और क्यों? क्योंकि वो खींचती है, वो मुझे खींचती है, इसलिए हर व्यक्ति अपने से सामने वाले से संबंध बनाना चाहता है, इसलिए हर ग्रह को 7वीं दृष्टि दी गई है। ठीक है, वो बात तो समझ आ गई आपकी, इसलिए उसको 7वीं दृष्टि दी गई है। अगर ऐसा ना हो तो 7वीं दृष्टि नहीं दी जाएगी, हर ग्रह को दी गई है, हर व्यक्ति सामने से ऊर्जा लेना चाहता है। फर्क ये है कि जो ग्रह बैठा है वो ज्यादा अच्छा है, अगर गुरु बैठा है तो प्यार से करेगा, सूर्य है तो दबाव बनाएगा, मंगल है तो पिटाई भी कर देगा, वो बात अलग हो जाती है। ये बातें समझनी पड़ेंगी, तत्व का इंपॉर्टेंट हम यहाँ लेंगे
कि भाई आपका ये तत्व खराब है, आप ये करें। इसलिए मैं अभी और फर्दर जाता हूं, ये कहा गया है कि शत्रुओं को दबाने के लिए बगलामुखी यज्ञ करना चाहिए। जी तो आप लोगों ने, एक मेष राशि है लगन में, बगलामुखी यज्ञ बेसिकली जो है वो मंगल से माना गया है, पीताम्बरा देवी पे होता है। छठा नंबर में मंगल अगर हो तो शत्रु पे व्यक्ति हावी रहता है, क्योंकि मंगल छठे घर से लगन को देखेगा। जी अग्नि का आप यज्ञ कर रहे हैं तो आप अपने को स्ट्रांग कर रहे हैं, मंगल बढ़ रहा है तो शत्रु दब रहे हैं, और शत्रु कौन है यहाँ पे? बुध, कन्या राशि पड़ रही है वहां पे। बगलामुखी मतलब बोध के उच्चारण के द्वारा, इस तरह से कहा गया। तो ये मतलब इसलिए वो कहता है कि 6, 8, 12 में स्थित ग्रहों की शांति करी जाएगी तत्व के अनुसार, लेकिन मंगल की कंडीशन उसने बगलामुखी कहा है वहां पे। लेकिन अगर वहां बुध होता और बुध मंगल के लिए खराब है तो क्या करते अपन? पृथ्वी तत्व है 2, 6, 10, बुध यानी पालतू जानवर जो कि बुध का है। तो गाय को चारा वगैरह, गाय तो शुक्र है भाई साहब। बुध आपका हो गया, हरे पक्षी भी हो सकते हैं, नहीं पृथ्वी तत्व है तो आपको पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी पे रहने वाला ऐसा जानवर जो बुध से संबंधित हो। बकरी है भाई, हाँ हाँ, एक बकरी का दान करवाते हैं, ठीक है, वो इसलिए कह रहे हैं बस ये डिकोडिंग को चारा खिलाएं, वो एक ही बात होगी ना। नहीं इसमें किशोर जी एक वर्गीकरण और भी कारक के रूप में वो बहन भी बोल देता है कि भाई बहनों को खुश रखें। नहीं एक बात और है इसमें, एक और भी आता है, चौपाया दोपाया, एक वर्गीकरण और भी आता है ना जी। वो चौपाया वही बकरी हो गई ना, तो हाँ चौपाया दोपाया, ये सब चीजें हमें अगर समझ में आ रही हैं, ये सब चीजें अगर हमें समझ में आ रही, देन अगर हम उसको पकड़ते हैं तो बड़ा सटीक उपाय हो जाता है। और इसलिए लाल किताब वाले ज्यादा हावी हो गए कि उन्होंने तत्वों को बैलेंस कर रखा है सारों, और वो काल पुरुष का आधार लेके चल रहे। सर उपाय के हिसाब से तो आपने बहुत बढ़िया चीजें बता दी कि तत्वों के हिसाब से अब क्या हो रहा है, लोगों ने बस एक ही चीज कर रखा है, नारियल बात। अब उसमें ये नहीं देख रहे कि ये पृथ्वी तत्व में है राशि। नहीं वो मैंने कहा ना, देखो भाई साहब बहुत सारी चीजें हैं, और ये इतना कंफ्यूजिंग इसलिए है कि आम आदमी तक ये चीज ना जाए, हर आदमी ये चीज नहीं समझे, क्योंकि इसको किया गया बीच इसको रच दिया गया, फिर जो तथाकथित कुछ विद्वान है उन्होंने अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया चीजों अपनी चलाई, तो वहां से शास्त्रों को जितना आप ज्यादा रीड आउट करते हैं, फल दीपिका जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने 20-21 बार घटी देखी है, और उसको मैं एक एक कोड को पकड़ता हूँ कि वो इसका पीछे क्या क्या रहा है यार, इसके चक्कर में क्या दिक्कत है, तो वो समझ में आई। फिर कुछ तत्व समझ में आ गए, कुछ फल फ्रूट समझ में आ गए, ठीक है ना। अब बुध की अगर खाने की वस्तु कहो तो कौन सी होगी बुध की चीजें? अनम्यूट करो, अनम्यूट सर, मूंगफली, हरी दाल, हरी सब्जी, मूंग की दाल तो है ही है, इसके अतिरिक्त और कौन सी चीजें हो सकती हैं? हरी सब्जी, जितनी भी बेलेदार सब्जियां ना, बेल वाली सब्जियां, वो सब बुध है, सहारा लेके चढ़ती है। तोरी है। अब इसको एक और चीज समझो, जो भी चीज अंदर से खोखली होती है वो बुध है। अच्छा, करेला भी खोखला होता है। तो सर ये तभी जो बांसुरी का उपाय है, जो खांड भर के जो करा जाता है, ये एग्जैक्टली। ओहो, अच्छा। बस ये चक्कर। सर ये उपाय के कद्दू जो है वो प्योर, जो पका हुआ कद्दू जो होता है ना, अंदर से खोखला होता है, वो बुध रखा गया। ये पीला सा होता है, लाल पीला सा होता है सर। हाँ वही, वो सीताफल, बिल्कुल। हाँ बेटा ठीक है, तो उस तरह से हमें समझना है, जो तत्व है उससे रिलेटेड वस्तु को पकड़े, और उसको अगर अच्छी है तो अपने पास ले आए, दूर कर दें, दान कर दें। अखिलेश जी मेरे ख्याल से उपाय के बारे में किशोर जी से कुछ क्लासेस लेनी पड़ेंगी हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये तो किताब खुल है, आज का तत्व वाला टॉपिक कुछ कम समझ में आया सर।
ठीक है अरे सर, क्या बात कर दिया। तो अगली बार जो हम नक्षत्र पे करेंगे थोड़ा और आगे कुछ पढ़ेंगे, नया कुछ पकड़ेंगे। फिलहाल मैंने आज आपको 1 से 9 तक का बताया और टेक्निकल तरीका बता दिया कि तत्व को नक्षत्र से पकड़िएगा खास तौर से, क्योंकि राशि में तो आपको, अब जैसे कृतिका नक्षत्र की बात करें, अगर वो कृतिका 1 में है तो वो तत्व कौन सा है भाई साहब? अग्नि तत्व है। लेकिन कृतिका 3 में वो पृथ्वी तत्व है। आप उपाय कर रहे हैं सूर्य। सर एक चीज और पूछनी थी, अश्लेषा कौन सी नाड़ी बैठेगी? अश्लेषा नक्षत्र आएगा आपका सर बुध, उसमें बुध का है, बुध का है ये, मध्य में आएगा। मैं एक मध्य में बार आएगा। कर देता हूँ, चिंता मत करो, मैं कंफर्म करता हूँ, मैं देख के कंफर्म कर देता हूँ। क्योंकि मैंने ये बनाया हुआ है पूरा कि तीनों नाड़ियों का अगर किसी की कुंडली हम देखते हैं और चंद्रमा का नक्षत्र देख के उसकी नेचर पता लग जाती है। अंत्य नाड़ी है, अंत्य नाड़ी, यानी 3 नंबर। अच्छा ही। हाँ, अंत्य नाड़ी राक्षसगण। और सर ये मगा तो ये आपका वो ही हो गया आदि। अब इस पे हम अगली चर्चा जो करेंगे योनि पे संबंधित कर लेंगे, क्योंकि नक्षत्रों से योनियों का भी बड़ा निर्धारण होता है और उससे भी बहुत कुछ मनुष्य के बारे में पता चल जाता है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और एक और इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद्रमा आपका जिस नक्षत्र में है उसका प्रभाव आपके व्यक्तिगत रूप पे बहुत ज्यादा रहता है, और वो इम्पैक्ट अगर आप उससे रिलेटेड क्षेत्र में चले जाते हैं तो बहुत कुछ आपको पॉजिटिव मिल जाता है। और बेस्ट एग्जाम्पल मैं हमेशा एक कहता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी का स्वाति नक्षत्र है, और स्वाति नक्षत्र राहु का है, तुला राशि का है। तुला राशि शुक्र की राशि है, राहु मुखोटा है, तो वो बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड है। ठीक, वो आप देखो उसने वही काम किया जो उसकी आत्मा मन मान रहा था। ठीक, लेकिन राहु का वहां बैठना स्वाति में, वो 9वें हाउस में, तुला राशि, भाग्य में उसको एक्टर बनना लिखा था, तो उसने वो कर्म किया है। ठीक है ना, इस तरह से आप पता लगाएंगे। और क्योंकि राहु है शुक्र का, विवाह में कुछ अलग बात करवाएगा, क्योंकि तुला राशि कालपुरुष की 7वें घर में आती है। इंटरकास्ट लव मैरिज की अगले में, आप देखो सिर्फ एक नक्षत्र से हम प्रिडिक्शन निकाल रहे हैं अगले का। कैरियर हमने देख लिया, विवाह हमने देख लिया, नक्षत्र से सिर्फ देख रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और ये जो है देवगण में आता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक, तो उसको महामानव माना जाता है, पर्सनैलिटी है अगले की। तो इस तरह से आपको समझना है, डिकोडिंग करनी है। इसीलिए पंचांग का महत्व दिया गया है पहले, कुंडली में पंचांग पहले है। तो अगर पंचांग आप आधा रीड आउट कर लो तो मोर देन 40-50% आदमी के बारे में वैसे ही बता दोगे। लेकिन हम लोग गलती करते हैं, हम सीधा चार्ट पे आ जाते हैं, कुंडली पे आ जाते हैं। कुंडली तो बहुत एक्सट्रीम और आगे की, उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं। और ये तो सिर्फ हम ज्योतिष की बात करें, न्यूमरोलॉजी अलग विज्ञान है, नंबर्स अलग विज्ञान है, उनका अलग तरीका है नंबर्स का। ये सब चीजें कुल मिला के है कि आदमी को उस हद तक पहुंचना है जहां तक उसकी कामयाबी लिखी गई है, जो कोई मेहनत करता नहीं है। एक बेस्ट तरीका मैंने एक और सिखाया था आपको, अष्टक वर्ग वाला। उससे साल निकालो कौन सा बढ़िया है, महीना निकाल लीजिए, दिन का समय निकाल लीजिए, उसी अकॉर्डिंग काम करके देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। सर वो नहीं सिखाया आपने, अष्टक वर्ग की क्लास एक दिन बताया था, एक दिन बताया था कोर्स डिजाइन कर लेते हैं उसका भी, तो कोर्स डिजाइन करते हैं। मेरे यूट्यूब वालों ने भी बोला है, तो उस पर भी डिमांड आई, तो अष्टवर्ग का कोर्स डिजाइन करके बनाता हूँ, उसकी क्लास कर दूंगा, है ना। वो चंद्रमा मंत्र बताया था किशोर जी, सूर्य मंत्र का और वो ईयर का। सर किशोर जी, जी मैं तो चाहूंगा सर, ये जितने भी आपके पास ये तत्व थ्योरी है जिसको आपने आज की विवेचना की, तत्व थ्योरी फ्रॉम राशि, तत्व थ्योरी फ्रॉम नक्षत्र, बेसिकली ना इससे उपाय और व्यक्ति का जो भी उसका सोचना, जो मनोवैज्ञानिक जो उसका सोचने का तरीका है ना, वो उभर के आता है सारी बातों को। जी ठीक है, चलिए इस पे काम कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसमें ना चारों जो अपने चारों साथी है ना जी, उनकी क्वेश्चन आंसर या उनको समझा के ना, अल्टीमेटली मैं फिर वही कहूँगा कि चैरिटी बिगिंस विद होम। जैसे एक प्रश्न है, मान लो जैसे एक प्रश्न मान लो गुप्ता जी का, जब ऐसे प्रश्न मेरे भी हो सकते हैं, अखिलेश जी के भी हो सकते हैं, जो हमारे को साथी हैं उनके भी हो सकते हैं, तो हम उनके ऊपर लगाएं, उससे हमें समझना जल्दी आ जाता है। अपनी कुंडली से हर बात समझ में बहुत जल्दी आती है, उससे याद भी बहुत जल्दी होता है हर चीज़। चलिए सर करते हैं, टाइम हो गया इसका, तो करते हैं। अगली क्लास परसों थर्सडे को ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। थैंक